हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमरोपीडिया। माय नेम इज़ फहद। आज हम ईरान देश के बारे में जानेंगे। ईरान जो दुनिया के 10% और थर्ड लार्जेस्ट ऑयल भंडार और 15% और सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व के साथ ईरान एनर्जी सुपर पावर माना जाता है। यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है। एक ईरानियन रियाल की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 505 इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है। चलिए ईरान का कल्चर जानते हैं। कल्चर ऑफ ईरान। ईरान का कल्चर अरेबिक नहीं बल्कि पर्शियन माना जाता है, जिसके कल्चर का इन्फ्लुएंस आसपास के देशों पर भी पड़ा है। ईरान में बोले जाने वाली मुख्य भाषा पर्शियन या फारसी है। फारसी भाषा का प्रभाव इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर भी दिखाई देता है। हिंदी और उर्दू में नॉर्मली फारसी शब्दों का ही यूज़ किया जाता है, जैसे अमानत, आज़ादी, बाज़ार, दस्तूर, दौलत, फ़िक्र, ज़मीन, ज़रूरी, खूब, रंग, हमेशा। ये शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं और उर्दू तो फारसी शब्दावली पर ही बेस है। उर्दू में 15% शब्द फारसी भाषा की वोकैबुलरी से ही लिए गए हैं। चलिए अब ईरान की जोग्राफिकल लोकेशन जान लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ ईरान। ईरान देश जो मिडल ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है। चलिए मैप में ईरान की लोकेशन जान लेते हैं। दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर येलो कलर में जो पेज दिख रहा है ये इंडिया है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान दिखाई दे। तो चलिए ईरान की भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ ईरान। दोस्तों ईरान पश्चिमी एशिया में मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, लेकिन ये अरब कंट्री नहीं है। इसके आसपास तो बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये पर्शियन कंट्री है। ईरान के बॉर्डर्स पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, कुवैत के साथ लगती हैं। ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी और साउथ वेस्ट में पर्शियन गल्फ आता है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान ज़्यादातर सूखा है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित मौसम पाया जाता है। यहाँ रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक पाए जाते हैं। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ भी देखने को मिलती है। ईरान में भूकंप भी बहुत आते हैं। यहाँ हर 10 साल में 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप तो आ ही जाता है। इसके साथ ईरान का इतिहास भी जानने लायक है। चलिए ईरान के कुछ इतिहास जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ईरान। ईरान में पहले पारसी लोग रहा करते थे, जो आग की पूजा किया करते थे। भारत में भी फारसी लोग आकर बसे थे, जिनमें भारत के मशहूर लोग भी हैं, जैसे संजय गांधी, जमशेदजी टाटा और रतन टाटा भी पारसी हैं, जिन्होंने भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईरान में ईरानी पारसीस में से ज़्यादातर पारसीस ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। दोस्तों ईरान का इतिहास आर्यंस के ईरान की खोज करने से शुरू होता है। आर्यंस 3rd मिलेनियम BC से पहले ईरानी पठारों में आकर बसे थे। ईरान दुनिया का सबसे पुराना सभ्यताओं में से एक है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। देश का पहला प्रमुख शहर सूसा, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व बनाया गया था। ईरान 5000 साल पहले एलामाइड साम्राज्यों का हिस्सा था। ईरान को फारस या पर्शिया नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना साइरस द ग्रेट ने की थी। पर्शियन एम्पायर 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक चला। ईरान के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में पर्शिया वर्ड का यूज़ होता है और राजनीतिक रूप में ईरान शब्द का यूज़ होता है। ईरान में पहले पारसी धर्म का चलन था। पारसी जो आग की पूजा करते थे, तो क्या हुआ जो ये लोग मुसलमान हो गए थे? यह जानने के लिए इतिहास में पीछे जाना।
यह जानने के लिए इतिहास में उस समय में चलेंगे जब इस्लामी खिलाफत और सैसनिड एम्पायर बीच जंग चल रही थी। वक्त 632 और 651 के बीच था। सन 642 में नहावन की लड़ाई में सैसनिड एम्पायर की बहुत बुरी हार हुई और ईरान पर राशिदुन खलीफत की जीत हुई। इस जीत को मुस्लिम जगत में विजय की विजय के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ईरान में बहुत सी रियासतें बनी, लेकिन मॉडर्न ईरानियन हिस्ट्री की बात करें तो 1925 में ईरानियन मिलिट्री जनरल द्वारा पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत की गई थी। पहलवी डायनेस्टी ईरान का अंतिम शाही राजवंश था। 1925 से 1979 तक 54 वर्षों तक शासन किया। इस समय में ईरानियन स्टेट का आधिकारिक नाम इंपीरियल स्टेट ऑफ पर्शिया था। इसके अलावा 1935 में रज़ा शाह ने पर्शिया के अलावा ईरान नाम से पुकारने को भी कहा था। इस शासन में देश में लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप 1951 के इलेक्शन में मोहम्मद मोसादेक ईरान का प्रधानमंत्री बना। मोसादेक ने ईरान में ऑयल रिसोर्सेस को नेशनलाइज कर दिया था, जिसे पहले ब्रिटेन के द्वारा ईरान के लिए निकाला जाता था। मोसादेक के ईरान में मौजूद सभी ऑयल रिजर्व को नेशनलाइज करने पर ब्रिटिश मोनोपोली खत्म हो गई थी, जिस कारण 1953 में ईरानी तख्ता पलट के तहत उन्हें इस पद से हटा दिया गया, जो कि एंग्लो अमेरिकन ऑपरेशन था। इस घटना के बाद ईरान के शाह मोहम्मद पहलवी ने पावर को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और लगभग एक दशक तक अमेरिका और कुछ अन्य विदेशी सरकारों के साथ ईरान के अच्छे संबंध रहे। 1963 में मोहम्मद रज़ा ने कुछ बदलाव लाने शुरू किए, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन रिफॉर्म्स से देश में मॉडर्नाइज होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप हाई एजुकेशन ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिला। इन सभी रिफॉर्म्स के कारण मोहम्मद रज़ा की छवि वेस्टर्न कल्चर के प्रमोटर के रूप में की जाने लगी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी एक मुस्लिम मौलवी थे जो इन रिफॉर्म्स से खुश नहीं थे, जो इनके विरोध में खुलकर विरोध कर रहे थे। इस काम के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1964 में उन्हें देश से निकाल दिया गया। 1973 में ईरान में मंदी देखने को मिली, जिसके कारण महंगाई देखने को मिली और बढ़ती बेरोजगारी देखने को मिलती है। 1970s के अंत तक लोगों ने मोहम्मद रज़ा के विरोध में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इस दौरान शाह मोहम्मद रज़ा अमेरिका चले गए। इस दौरान फरवरी 1979 में धार्मिक नेता आयतुल्लाह ख़ामेनी फ्रांस से वापस आए और ईरानियन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया। शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और नए ईरान की स्थापना की, और इस ईरानी क्रांति के बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान के सबसे बड़े नेता बने। अब ईरानी राजनीतिक व्यवस्था को जानते हैं। पॉलिटी ऑफ ईरान। ईरान की व्यवस्था 1979 के कानून पर आधारित है। यहाँ पर शाह की वेस्टर्न विचारधारा को हटा दिया गया और हजारों साल पुरानी राजवंशी व्यवस्था को हटाकर थियोक्रेसी रिपब्लिक की स्थापना की गई। इसका कानून वोटों के आधार पर बनाया गया। ईरान का कानून दो बुनियादों पर आधारित है। पहला रिपब्लिकन गणतांत्रिक और दूसरा रिलीजियस यानी धार्मिक। देश का प्रमुख एक शिया मौलवी होता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर के रूप में जाना जाता है और असेंबली एक्सपर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश का प्रमुख एक शिया मौलवी होता है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर के रूप में जाना जाता है और जो असेंबली एक्सपर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश के पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों इलेक्शन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना से अब तक सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर रहे हैं। पहले लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी 1979 से 1989 तक सत्ता में रहे। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी 1989 से प्रेजेंट तक यानी अब तक सत्ता में बने हुए हैं। ये न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों का फैसला करते हैं बल्कि मिलिट्री, जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल और स्टेट मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं और उन्हें सरकार और कानून के हर काम में हस्तक्षेप करने की भी अधिकार प्राप्त है। ईरान में प्रेसिडेंट, मजलिस और एक्सपर्ट असेंबली के चुनाव होते हैं। जनवरी सन 2007 तक वोटिंग एज सिर्फ 15 साल की थी, जिसे बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। असेंबली एक्सपर्ट कुल 88 मुशहदों का एक निकाय है, जिसके सदस्य डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं। इन सब का काम ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनना या हटाना होता है। प्रेसिडेंट ईरान के दूसरे सबसे बड़े पद के अधिकारी होते हैं। प्रेसिडेंट को पब्लिक इलेक्शन के द्वारा 4 साल के लिए चुना जाता है। प्रेसिडेंट को शपथ लेने से पहले सुप्रीम लीडर से परमिशन लेनी जरूरी होती है। अगर संसद के द्वारा प्रेसिडेंट दोषी पाए जाते हैं तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम लीडर के द्वारा निष्कासित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार सरकार का पूरा नियंत्रण सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है, जो सन 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत कर आए थे। यहाँ पर 1979 के कानून के अनुसार यहाँ चीफ जस्टिस और प्रोसिक्यूटर जनरल को शिया कानून का स्पेशलिस्ट होना अनिवार्य है, जिन्होंने मुस्तहिद का दर्जा प्राप्त किया हो। सन 1979 के कानून के अनुसार सभी जजों को सभी फैसले शरिया कानून के आधार पर करने होते हैं। वर्तमान कंडीशन देखें तो वर्तमान गवर्नमेंट के अमेरिका और वेस्ट के देशों के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है और सऊदी अरेबिया के साथ भी संबंध ठीक नहीं रहते हैं। दोनों देशों में विवाद यह है कि इस एरिया में कौन रूल करेगा, किसका प्रभाव अधिक होगा और यहाँ पर सुन्नी शिया का विवाद भी आ जाता है। सऊदी में सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा है और ईरान में शिया मुस्लिम ज़्यादा है। अमेरिका मिडल ईस्ट में सऊदी और इजराइल को सपोर्ट करता है तो ईरान को रशिया सपोर्ट करता है। ईरान इस इलाके का सबसे ताकतवर देश है और वह अपनी शक्ति को और भी बढ़ाने में लगा है, जिसके तहत ईरान परमाणु बम भी बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के आखिरी चरण में कभी भी ये खबर आ सकती है कि ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा और ईरान अब परमाणु बम की ताकत रखने वाले देशों में शामिल हो गया है। न्यूक्लियर बम बनाने का काम बहुत कठिन होता है। न्यूक्लियर बम प्लेटिनियम 239 और यूरेनियम 235 से बनाया जाता है। ये पदार्थ यूरेनियम 238 आमतौर पर प्राकृतिक रूप से सभी चट्टानों व मिट्टी में पाए जाते हैं। यूरेनियम 238 से परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा एनरिचमेंट प्रोसेस से यूरेनियम 235 प्राप्त किया जाता है और इस यूरेनियम का न्यूक्लियर वेपन में यूज करते हैं। ईरान ने एक परमाणु बम बनाने में जितने यूरेनियम चाहिए होता है उसका 90% प्राप्त कर लिया है। ईरान की परमाणु शक्ति बनने के बाद इजराइल के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए ईरान के पड़ोसी देश और अमेरिका ईरान के परमाणु कंट्री बनने के खिलाफ। दोस्तों, आपने ईरान के बारे में जाना है और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। بله اجرای درگیر همین الان انجام میشه. به سمت هدف شلیک خواهیم کرد. جان خوب نبود.